respected teachers, especially principal sir और superintendent sir और तमाम पीजी स्कॉलर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज ये मेरा सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन है जिसका टॉपिक है यूनानी अप्रोच इन वबा, एपिडेमिक, पेंडेमिक, करंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। इस प्रेजेंटेशन पे जो चीज़ें मुझे आपके सामने रखनी हैं वो जो मैं करने जा रहा हूँ उसका ब्रीफ है। दूसरा, नीड ऑफ स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ वबा इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑब्जेक्ट्स, मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रिसर्च डिज़ाइन, रेफरेंस और क्वेश्चन और सजेशन, ये इन चीज़ों पर बात होगी इंशाल्लाह। ये ब्रीफ रिज्यूम है और इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि ये जो मैंने टॉपिक मुंतखब किया है इसकी ज़रूरत क्यों है और हमने किस वजह से इस मौजू का इंतखाब किया। हम सब ये जानते हैं कि मेडिकल रिसर्च में काफ़ी तरक्की हुई है और नए नए इजादात सामने आए हैं, मगर उसके बावजूद इन्फेक्शस डिजीज़ेस का ख़तरा कम नहीं हुआ। हर नई सुबह एक नई बीमारी का खौफ हम सबको लगा रहता है और ये परेशानी सिर्फ हिंदुस्तान ही के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी बनी और आज पूरी दुनिया एक इन्फेक्शस डिजीज़ ही की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात से गुजर रही है। Infectious diseases continue to remain a major threat to mankind globally. खास करके जो मौजूदा कोविड-19 है, इस वबा ने पूरे हेल्थ सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर दिया है। कितने डॉक्टर्स, कितने मेडिकल स्टाफ्स, नर्सेस अपनी ड्यूटी करते करते इस वबा के मुंह में चले गए और उनकी मौतें हो गई। इन हालात में ज़रूरत है कि एक अल्टरनेटिव हो, एक होलिस्टिक अप्रोच भी हो जो वक्त के तकाजे को पूरा कर सके। फॉर बेटर अल्टरनेटिव एंड होलिस्टिक अप्रोच इज डायर नीड ऑफ द टाइम। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने इस टॉपिक का इंतखाब किया है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वबा को एक बीमारी मानी गई। कहा गया कि विच इज कैन स्प्रेड टू लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफिक एरिया इन फिक्स टाइम, यानी ऐसी बीमारी जो एक बड़े खित्ते को मुतासिर कर दे एक खास टाइम में, तो वबा है। फिर इस वबा को हम दो बड़े हिस्से में तकसीम कर सकते हैं, एक एपिडेमिक और दूसरा पेंडेमिक। एपिडेमिक ये है कि सडनली कोई बीमारी रूनुमा हुई और उसका अक्रेंस जो है डिजीज का एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, जो आप उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा हो गई। जैसे कहीं की आबादी 1000 लोग रहते हैं और 5-10 लोग अगर उसमें बीमार होते हैं, कोई ऐसी बीमारी होती है वो वबा नहीं, और अचानक आपने देखा कि 500 लोग इसमें अफेक्टेड हो गए तो वबा है, या 100 लोग भी हो गए अचानक तो ये वबा है। जो आप सोच रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा हो गए तो उसको वबा की डेफिनेशन में माना गया। फिर एक चीज़ होती है पेंडेमिक। तो पेंडेमिक कोई नई चीज़ नहीं है, ये एपिडेमिक ही होती है, लेकिन जब इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाए कोई डिजीज और कई मुल्क को मुतासिर कर दे और एक बड़े जोग्राफिकल एरिया को मुतासिर कर दे कोई बीमारी, तो ये पेंडेमिक कहलाती है। जैसे कोविड-19 है। कोविड-19 2019 को जब वुहान से इसकी शुरुआत हुई तो उस वक्त ये
पहले एपिडेमिक रही, लेकिन जब चाइना की चारदीवारी को फलांग कर दूसरे ममालिक को मुतासिर किया, अमेरिका को मुतासिर किया, यूरोप को, एशिया को और के बर्रे आजम को मुतासिर कर दिया, तो फिर इसको पेंडेमिक कह दिया गया। और WHO ने 11 मार्च 2020 को इसे हेल्थ इमरजेंसी और इसको जो है पेंडेमिक करार दिया। और ये इस तरह की बीमारी ये पहली बार नहीं हुई, बल्कि दुनिया ने इस तरह के वबाओं को बार बार देखा है। रिपीटेड आउटब्रेक्स हुए हैं, जैसे कि प्लेग है, स्मॉल पॉक्स है, कोलेरा है, येलो फीवर है, स्पेनिश फ्लू है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू है, सार्स है, मर्स है, जीका वायरस है, और हालिया जो है कोविड-19 पेंडेमिक। इन सब बीमारियों ने, इन सब वबाओं ने इंसानी जिंदगी को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। और हालिया कोविड-19 ने तो जो हेल्थ सिस्टम है उसकी पूरी पोल खोल दी है, खासतौर से वो ममालिक जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जहाँ के हेल्थ सिस्टम पर उनको जो है बड़ा गुरूर है, जो ये कहते हैं कि उनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उस वबा ने यह साबित कर दिया कि वो किस तरह से एक वबा के सामने, इस बीमारी के सामने बेदस्तपा हो गए, बेबस हो गए। इन हालात में ये तमाम सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के इमरजेंसी का मुकाबला करने के लिए कोई मुनासिब हल ढूंढे। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि हम इस स्टडी में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो वबा के निपटने के तरीके बताए गए हैं, या जो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर जो चीज़ें बताई गई हैं, प्रिवेंशन के तौर पर जो तदाबीर बताई गई हैं, उन सबको हम जमा करें इसमें। और ख़ास करके कोविड-19 पर जो यूनानी अतिबा ने काम किए हैं, उन सबको जमा करें और उन सब का एक तज्ज़ियाती मुताला करें, उसका एनालिसिस करें, ताकि मुस्तकबिल के लिए कोई एक मुनासिब हल तलाश किया जा सके। This research will request systemic review on various aspects of waba described in Unani literatures, how they managed all through the ages, and current approach adopted by various organizations, hospitals, research institute, research units, practitioners of Unani system of medicine in various pandemic। जो भी अब तक यूनानी अतिबा ने किया है इस ताल्लुक से, खासतौर से कोविड-19 में, उन सबको हमें जमा करना है इसमें, और फिर उसका एक एनालिसिस करना है कि हम मुस्तकबिल में इस तरह की चीज़ें अगर आए तो हम कैसे उसको निपट सकते हैं। रिव्यू लिटरेचर में हमने यहाँ पर दो चीज़ का खास ख्याल रखा कि जो वबा है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसको देखा जाए, और हमारे यूनानी में वबा के ताल्लुक से क्या कहा गया, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर हम बात करेंगे। तो हमने जब उसको मुताला किया, चूंकि हिस्ट्री की बात है, इसमें यूनानी तिब का कोई वो नहीं है, चूंकि हिस्ट्री की चीज़ है ये, तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से ली गई। तो हमने जब मुताला किया तो मिला कि प्लेग ऑफ एथेंस का जिक्र आता है, ये ग्रीक की एक सिटी है, वहाँ पर एक बीमारी हुई थी वबा, ये 430 BC की बात है। उस वक्त ये ग्रीक में, यानी यूनान का एक शहर है, वहाँ पर ये वबा आई, और इस वबा की वजह से तकरीबन वहाँ के 25 से 30% जो वहाँ की आबादी थी वो मौत के मुंह में चली। और इस वबा की जो इब्तिदा हुई, खासतौर से देखा गया कि जो सी पोर्ट रीजन है, जहाँ पर तिजारती काफिले आते जाते रहते हैं, वहाँ सबसे पहले शुरुआत हुई। उसके बाद फिर जो हायर लेवल है, जो सेंट्रल सिटी है, फिर वहाँ पर यह वबा फैली, और ख़ासतौर से जो फौजी लोग वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हुए। आगे उसके बाद मलेरिया इंसिडेंट रोम में एक दौर ऐसा रहा, ख़ासतौर से ये भी 5वीं सदी BC की बात है कि उस वक्त एक मलेरिया तबाह कर रखा था पूरे रोमन को, और ये देखा यह गया कि ये जो उस वक्त मलेरिया की बीमारी आती थी, ये जुलाई में इसकी शुरुआत होती थी और सितंबर में पहुंचते पहुंचते बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती थी, और सितंबर से दिसंबर तक बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट आते थे और बहुत ज़्यादा लोग उसमें मौत होती थी, और दिसंबर के बाद फिर ये बीमारी सबसाइड कर जाती थी। इसके बाद ये तीसरे नंबर जो प्लेग एंटोनिन है, ये इसको जो है प्लेग गैलेन भी कहा जाता है। ये गैलेन वही गैलेन है जो हमारे एक बड़े तबीब हैं जिसको जालिनूस कहते हैं।
इस वबा का नाम ही उनके नाम से दिया गया, और हिस्टोरियन ने और मौरिखों ने लिखा है उनके नाम से इसको। और वजह उसकी ये बताई कि ये वो दौर है जब हमारे जालिनूस उस वक्त बाहयात थे, और उन्होंने जो वबा आई थी ये प्लेग, उसकी जो है जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो मरीजों के, उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया था। एक बड़ा काम था उनका उस दौर में, जिसको आज तारीख में जगह दी गई। तो उन्हीं के नाम से ये वबा जानी जाती है, प्लेग वंटनिस। ये 165 से लेकर 180 के दरमियान सिर्फ 15 साल का वक्फा है, और इसमें तकरीबन 10% रोमन एम्पायर के जो पॉपुलेशन से वो इसकी मौत इसमें हो गई थी। उसके बाद जस्टिनियन प्लेग, ये एक जस्टिन बादशाह उसके नाम से जो है ये नाम है, से है ये, और इसकी जो है शुरुआत 541 से लेकर 549 का ये है। और ये असल में फर्स्ट प्लेग जो पेंडेमिक है उसी का एक पार्ट है ये, वरना तो फर्स्ट प्लेग जो पेंडेमिक है वो तो काफी दिन तक रहा, वो 749 तक रहा है, लेकिन उसी का एक पार्ट है जो 541 से लेकर 549 का जो जमाना है, इसी को जस्टिन प्लेग कहते हैं। और इसमें जो है ये कुस्तुनतुनिया एक नाम आता है जो इस्लामी तारीख से काफी वो है, इसमें जुड़ी हुई इससे। इसमें यह बताया जाता है कि जिस वक्त ये वबा आई थी उस वक्त वहां 5 से 10,000 लोगों की रोजाना सिर्फ कुस्तुनतुनिया में मौत हो जाती थी, और 3,000 लोग ऐसे थे जो 3 लाख लोग जो है सिर्फ कुस्तुनतुनिया में इससे मौत हुई थी। वैसे ऑल ओवर जो है इसमें 30 से 50 मिलियन लोग इसमें मौत हुई। उसके बाद फिर स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक जो जापान में हुआ 735 से लेकर 737 का जमाना, सिर्फ 2 साल के जमाने में देखा गया कि जापान की 1/3 आबादी इससे जो है मौत हो गई इस बीमारी की वजह से। और बल्कि कहीं कहीं पर तो इतने केसेस आए कि वहां 60% तक आबादी खत्म हो गई वहां की। उसके बाद लेप्रोसी, ये यूरोप में जो 1000 से 1350 का जमाना रहा मिडाइल का, इसमें जो है लेप्रोसी के केसेस बहुत आते थे वहां पर, हर साल हजारों की तादाद में नए केसेस आ जाते थे। उसके बाद ब्लैक डेथ, बहुत खतरनाक वबा गुजरी है ये, और बहुत ज्यादा इसमें मौतें हुई हैं। इसका ये जो है सेकेंड प्लेग पैंडेमिक का जो है एक पार्ट है ये, जो सिर्फ 1347 से लेकर 1353 तक का जमाना जो है इसमें, यहाँ इसमें मौत इतनी हुई कि तकरीबन बताया था कि 200 मिलियन लोग तक जो है इसमें मौत हो गई। और एक डेटा यह है कि 50% लोग इसमें जो है वफात पा चुके थे, यानी आधी आबादी दुनिया की खत्म हो चुकी थी इस वक्त इस प्लेग की वजह से। उसके बाद कोलेरा पेंडेमिक रहा, ये अलग अलग मकामात के डेटा हैं, जो एक अलग अलग ममालिक में कोलेरा भी एक दौर में पेंडेमिक रहा है। आगे बढ़िए। उसके बाद येलो फीवर भी पेंडेमिक रहा है, और स्पेनिश फ्लू ये बहुत अहम हमारे लिए इसलिए भी कि ये हालिया है, ये 100 साल पहले ही हुआ, 1918 से 1920 का दौर रहा। और ये इसमें जो है बताया जाता है कि इसमें 500 मिलियन लोग इस बीमारी से अफेक्टेड हुए थे, और सिर्फ हिंदुस्तान में तकरीबन 20 मिलियन तक लोग जो है इससे मौत हुई थी। और खासतौर से ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि ये अजमल खां का एक दौर रहा है, और इन्होंने स्पेनिश फ्लू के ज़माने में काफ़ी मरीजों को भी ट्रीट किया है। तो इसको खासतौर से हमारे लिए इसलिए हम हो जाता है कि चूंकि अजमल खां हमारे एक बड़े तबीब गुजरे हैं, तो हमें ये देखना है कि इन्होंने किस तरह से अपने मरीजों को ट्रीट किया। तो उनके नुस्खे को हम देखेंगे, उनके तरीके को देखेंगे, तो हमारे लिए इसमें काफ़ी कुछ चीज़ मिलने के इम्कानात हैं। और रही बात कोविड-19, अच्छा कोविड-19 का बाद में ये जो है उसका डायग्राम में शो किया गया है, और एक उसमें जो है आप देखेंगे जो डेटा मैंने बताया आपको, उसको एक बहुत शॉर्ट में इसमें सबको दिया गया कि जैसे जस्टिनियन प्लेग है कब से कब तक है, इसमें 65 से लेकर 180 तक, और 5 मिलियन लोगों की वफात हुई इसमें। फिर उसके बाद प्लेग ऑफ जस्टिनियन, इस तरह से इसमें डायग्राम में इसको शो करने की कोशिश की। ये जो मैंने बताया था कि ब्लैक डेथ में तकरीबन 51% लोग जो है पॉपुलेशन जो है इसमें वफात पा चुके हैं, और प्लेग ऑफ जस्टिनियन 19% है, स्मॉल पॉक्स में 12% है, एटोनियन प्लेग में जो है 2.6% है, यानी 5 मिलियन है, स्पेनिश फ्लू में 2.5% है, थर्ड प्लेग में जो है 1%, यानी 12 मिलियन लोग इसमें वफात पा गए। डेटा में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग जमाने का एतबार करते हैं, उस हिसाब से थोड़ा डेटा आगे पीछे होता है।
अगर हम बात करें ये कोविड-19 का, तो मैंने बताया था कि ये जो है 11 मार्च को ये WHO ने इसको पेंडेमिक करार दिया 2020 को। ये डेटा जो है ये वो मौत का और अफेक्टेड केसेस जो हुए हैं ये 14 जुलाई 2021 तक का है। ये मैंने जिस वक्त सिनॉप्सिस सबमिट किया था अपने डिपार्टमेंट में उस वक्त का डेटा है ये, मैंने उसको कोई चेंज नहीं किया इसमें। लेकिन अगर इस वक्त की आप देखें तो ये ग्लोबली जो इसमें दिखाया गया कि 18 करोड़ लोग, अब बढ़ करके वो 24 करोड़ 65 लाख लोग जो है अब तक ग्लोबली अफेक्टेड हुए हैं उससे। और मौतें जो हुई हैं पहले 40 लाख लोग की मौत थी, लेकिन अब वो बढ़ करके 49 लाख तक तो जो है ग्लोबली जो है मौतें हो गई। और इंडिया की अगर बात करें तो 3 करोड़ 9 लाख लोग जो है पहले अफेक्टेड थे, अब वो बढ़ करके 3 करोड़ 42 लाख अफेक्टेड हुए हैं। और मौतें जो हुई हैं 4 लाख 11 लाख थे पहले, जो अब बढ़ करके 4 लाख 58 हजार हो गए। तो ये सब वबाएं हैं जिसने हमारी जिंदगी को बहुत कई तरह से मुतासर किया। तारे जितने भी हेल्थ के डायमेंशन हम बताते हैं सबको मुतासर किया है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो। और इकोनॉमिक तो इस तरह से कि हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को जो है वो जो बहुत बुरी तरह से इसने तबाह किया है। इसीलिए अब ये दुनिया तमाम सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ निगाहें लगाए देख रही है और टिकटिकी बांधे देख रही है कि कोई ऐसा मसीहा आए और कोई ऐसा चारा साज दर्दमंदा हो जो इन कार्यामिक से, इन परेशानियों से निकाल सके उसे। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अगर बात करें तो ये एक ग्लोबल मेडिसिन है। ये इसने लंबा ज़माना भी पाया है, साथ साथ में इसने अलग अलग ममालिक में अपनी खिदमत अंजाम दी। यूनान में अपनी खिदमत अंजाम दी, अरब में, ईरान में, इस वक्त हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की बात करें आप तो एक काफ़ी बड़ा एरिया और दुनिया का काफ़ी बड़ा खित्ता इसमें इसने खिदमत अंजाम दी है। तो हमें उम्मीद है कि ज़रूर इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो इन हालात से निकालने के लिए या मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज़ निकल के आएगी कि मुस्तकबिल में उस पर काम हो और इस तरह की परेशानी और इस तरह के इमरजेंसी हालात में हम सामना कर सकें, उसके लिए कोई चीज़ निकल के आएगी। इसलिए हमने इसको अपने टॉपिक पर रखा है। इसको आगे अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट को खासतौर से इसलिए भी दिया गया कि आपने देखा कि जब कोविड आया तो अलग अलग लोगों के विचार थे इस पर और अलग अलग कॉन्सेप्ट और तस्वुरात थे। देखा गया थाली भी बजाई गई, ताली भी बजाई गई, दिए भी जलाए गए और हलवा पूरी का तो भी दौर चला, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं था। इसलिए हमें ज़रूरी है बहसत एक डॉक्टर के और आवाम को ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि सही क्या चीज़ है, हम क्या कर सकते हैं। वो उनके अपने सबके थे, आज़ानें भी दी गई मगर उसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आया। सही चीज़ क्या है वो हमें करना है। तो हमने जब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को देखा कि इसके पास क्या तस्वुरात मिलते हैं इस ताल्लुक से, क्या हकीमों ने कहा है, तो इसमें जो तस्वुरात निकल के सामने आए और कितना वो इस दौर के लिहाज से वो अप्लीकेबल हैं और कितने ऑथेंटिक हैं, उसको हमने यहाँ रखने की कोशिश की। अब जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी भी आएंगी कि हो सकता है कि दौर हाजिर के एतबार से वो चीज़ें इतनी अहम ना हो, लेकिन चूंकि वो अपने दौर के हिसाब से वो बातें कहें, इसलिए हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पर रखने की कोशिश की। जैसे कि ये हिपोक्रेट्स हैं, इनका ज़माना 460 बीसी का आप देख सकते हैं कि बहुत पहले का ज़माना है इनका, और इससे लेकर 377 तक बीसी इनका ज़माना रहा। ये कहते हैं कि जौहर हवा के मुताफिन होने से वबाई बीमारियां पैदा होती हैं। यानी ये मानते हैं, उस वक्त एक कॉन्सेप्ट था, अब भी है बल्कि, कि हवा अगर मुताफिन हो जाए तो जो है वबाई बीमारी पैदा हो सकती है। और आगे वो कहते हैं कि मौसम गर्मा में अगर बारिश की ज़्यादती हो जाए, बहुत कसरत से बारिश हो जाए, तो इससे हवा मुताफिन हो सकती है। ये बात जो है इब्न रुश्द ने अपनी किताबुल कुल्लियात में इसको नकल किया है, हिपोक्रेट की इस बात को, वहां से मैंने इसको लिया। उसके बाद एक बहुत अहम चीज़ मिली जो अमराज वबाइया है। अभी हमें कोई भी पूछ ले अगर कि अमराज वबाइया की कितनी किस्में हैं, तो हम पहले फौरन एपिडेमिक और पेंडेमिक की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले जो है बस स्पार्क ही होता है, तो हमें कोई और तकसीम नहीं मिलती है यूनानी में। तो हमें ज़रूरत है कि वो चीज़ें ढूंढने की, कि अगर कुछ कहा है हमारे तबीबों ने तो हम उसको ज़्यादा मुतारफ़ करें, क्योंकि हमारे सिस्टम को उससे पहचाना जाएगा। तो हमने जब इस पर कोशिश की तो कई चीज़ें मिली मुझे इस पर, कि जो अमराज वबाइया है, इसको पता है चला कि ये जो अमराज वबाइया है, ये कोई आज की बात तो है नहीं, ये अमराज पहले भी थे। तो हिपोक्रेट के ज़माने में जो अमराज वबाइया उन्होंने देखा, बल्कि उस पर एक किताब भी है इनकी, किताब एविज़िमिया के नाम से है। तो वो
उस पर जो एपिडेमियोलॉजी पर एक किताब है उनकी, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उसमें, उन्होंने जो ट्रीट किए, जो पेशेंट देखे, वो सबका उसमें जिक्र किया उन्होंने। और ये जो इस तरह की बीमारियां होती हैं, इसका एक खास टर्म दिया उन्होंने, उसको जो है अरबी में उसको जो तर्जमा किया गया है अमराज वाफिदा के नाम से। तो ये उनके ज़माने की बात है कि हम जो इस तरह की चीज़ों को अमराज वाफिदा से मुतारफ़ करें। और फिर उसके बाद इब्न अब्बास मजूसी का जो दौर आया, तो फिर उन्होंने अपनी किताब जो उनकी है कामिलुस सना, इस चीज़ को उन्होंने और तफसील की। उन्होंने कहा कि अमराज वाफिदा जो है ये इजमाली तौर से सारी बीमारी को आप कह सकते हैं, मगर उन्होंने फिर क्लासिफिकेशन की है उसके 3 ग्रुप में उसको बताया कि कुछ अमराज जो इस तरह के हैं इन्फेक्शियस डिजीज, कुछ ऐसे होंगे कि उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होगी उसमें, तो उसको मौतान का उसने टर्म दिया उन्होंने, ये इब्न अब्बास मजूसी का। और ऐसी भी होंगी कुछ के सब में मौतें एक बराबर नहीं होती है, कुछ में कम है। तो ऐसी बीमारियां जो वबाई बीमारियां जिसमें मौतें कम होती हैं, उसको उन्होंने वाफेदा कहा, और जो जिसमें ज़्यादा हाई रेट होते हैं उसका नाम अलग से टर्म रखा, उसका मौतान नाम रखा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वबा कभी एपिडेमिक होती है, कभी पेंडेमिक होती है, कभी एंडेमिक होती है, तो अगर वो वबा सिर्फ वहीं तक महदूद रह जाए तो उसका एक खास टर्म दिया उन्होंने, जैसे हमें एपिडेमिक और पेंडेमिक बोलते हैं, उन्होंने कहा है अमराज बलदिया का एक टर्म दिया। तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत अहम इसलिए भी होती है कि चूंकि यूनानी का दिया हुआ और यूनानी किसी फलसफर या कुरानी हकीम का दिया हुआ है, तो हम उस चीज़ को मुतारफ करें। उसके बाद रब्बन तबरी का ज़माना आता है, यह 770 से लेकर 780 तक, उनकी पैदाइश में थोड़ा इख्तलाफ है असल में कि किस ज़माने में, तो मौरख़ ने लिखा 70 से 80 तक, किसी भी कोई सा भी सन हो सकता है इनका, और इनका 850 तक AD का ज़माना है इनका। बड़े हकीम हैं हमारे, और इनकी किताब फिरदौसुल हिकमत है। तो इन्होंने कहा कि मुतादी बीमारियाँ जो होती हैं अमराज वबाइया, इससे दूर रहना चाहिए। और लेप्रोसी जैसी बीमारी के बारे में कहा, जुज़ाम जो है एक मुतादी मर्ज, इन्होंने कहा कि जुज़ाम जो है एक मुतादी मर्ज है, और जुज़ामी के करीब जाने से दूर रहना चाहिए आदमी को। और इससे हवा में जब फसाद पैदा होता है, ताउन की बीमारी पैदा हो सकती है, यानी ताउन को उन्होंने हवा के फसाद का ये कहा, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया फिर दूसरी हिकमत में। आगे बढ़े। इसके बाद ये जकरिया राजी, बड़े हकीम गुजरे हैं भी, और बड़ा नाम है इनका। इन्होंने जो है कहा कि मुतादी बीमारी वाले मरीज से दूर रखने को इन्होंने कहा कि जहाँ भी कहा मुतादी मरीज रहते हों, बड़ी बात थी उस दौर में, कहना सब इनके लोग के ऑब्जर्वेशंस थे, उसी वक्त ये बात कह दी गई, और आज हम उसको अप्लाई कर रहे हैं उन चीज़ों को। कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, और हैंड सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, या मास्क लगाने की बात करते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मिलती है उन चीज़ों से, जो हमारे अतिबा ने अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर और अपने मुशाहदे की बुनियाद पर जो बातें कही थी। और इन्होंने ये भी कहा है कि जहां भी प्लेग हो तो वहां से दूर रहना चाहिए, ये जकरिया राजी का। उसके बाद अब्बास मजूसी का, वो कहते हैं कि जब हवा में अफूमत पैदा हो जाए तो बहुत खतरनाक किस्म की बीमारियां पैदा होती है, और एक ही वक्त में, यानी अमराज वाफिदा और वबा का जो वो है, आप इसको डेफिनेशन के तौर पर भी समझ सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि एक ही वक्त में होना और एक ही कंडीशन होना। तो वबा में ये होना कि एक ही हालत में, तभी वबा कहेंगे, यानी कि अगर चीज़ें अलग अलग रहेंगी और टाइम अलग अलग रहेगा तो उसको वबा नहीं कहेंगे। एक टाइम में हो और सेम कंडीशन में मौत हो रही है तो वबा है। उसके बाद मसीही का ज़माना यह 10वीं सेंचुरी का है इनका। वो कहते हैं कि हवा में जब रतूबत हो और फिर उसमें हरारत आ जाए तो अफूनत पैदा हो जाती है, और उससे क्या होता है कि लंबे लंबे बुखार आते हैं, यानी ऐसे बुखार आते हैं कि बहुत लंबे पीरियड तक चलेगा, वो इस हाल जैसी कैफियत पैदा होगी, और जो खिलती बीमारियां इसमें होंगी, ये मसीही कहते हैं। फिर उसके बाद इब्न सीना का दौर आता है। उनके तो बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि वबा व मखसूस ताफुन है जो हवा में इस तरह लायक होता है जिस तरह के रुके हुए ग़िज़ा और सड़े हुए पानी में लायक होता है। इसको खासतौर से कोट करने की वजह ये थी कि अभी आप तो देखते आ रहे हैं कि हवा का जिक्र है हर जगह पर, पानी का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इब्न सीना ने पानी का भी जिक्र किया कि पानी से भी अगर कोई बीमारी हो रही है इस टाइप की, तो वो भी वबा में आएगा, यानी क्लियर तौर पर अल्फाज में उनका मिला है। इसलिए और कभी वबा का सबब, एक चीज़ और इन्होंने बड़ी अच्छी बताई कि कभी वबा का सबब उस मकाम के करीब होता है जहाँ वबा रोनुमा होती है, और ज़्यादातर उफूनत ज़मीन के ऐसे असबाब से पैदा होते हैं कि हम उनके जुजियात से आगाही नहीं होती, और वो चीज़ें आब हवा को मुताफिन कर देती हैं। यानी ये मानते हैं चीज़ को कि बहुत बार वबा ऐसे फैल सकती है ऐसी चीज़ से कि हो सकता है हमें उसके बारे में नहीं इल्म हो। एक चीज़ बड़ी अच्छी बात है इनकी कि अगर नहीं नॉलेज है उस चीज़ का, जाहिर सी बात है जो जरासीम के कॉन्सेप्ट में वो उस वक्त नहीं रहे होंगे, और जो आज जो नॉलेज है
तो उन्होंने माना इस चीज़ को कि हो सकता है कि ज़मीन के असबाब में से कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में मालूमात न हो, और वो चीज़ें भी कभी लामालूम तौर पर जो है मुतासिर करती हैं हवा और पानी को, और उससे जो वबाई बीमारी पैदा होती है। इब्न ज़ुहर का ज़माना 1091 से लेकर 1162 का एडी का ज़माना है। ये कहते हैं कि पानी रुका हुआ हो, यहाँ तक कि उसमें बदबू और मुताफिन पैदा हो जाए और कूड़े करकट की गंदगी की वजह से पानी गदला हो जाए, तो इस सूरत में क्या होता है कि हुम्मत दकिया यानी ट्यूबरकुलर फीवर जो है वो हो सकते हैं, और ताउन जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और ये कहा इन्होंने कि फूड की वजह से, जैसे कि गज़ा की आप खराब गज़ा लें तो उससे भी जो है वो वबाई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। उसके बाद इब्न रुश्द का ज़माना। इब्न रुश्द कहते हैं कि जिस तरह से हवाओं की वजह से वबा फैलती है, ऐसे ही जो ग़िज़ा और पानी की वजह से भी वबा फैलती है, और वबा के ज़माने में हर शख्स को वबा नहीं पकड़ती। ये ख़ास बात जो है इम्यूनिटी को की तरफ इनका इशारा है। इब्न रुश्द कहते हैं कि वबा के ज़माने में हर शख्स को वबा नहीं पकड़ती है, बल्कि उन्हीं को पकड़ते हैं जिनमें इस्तेदाद होती है। ये इब्न रुश्द ने कहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इसको लेकर हम इम्यूनिटी पर एक वो मिल गया कि इस पर हम बात कर सकते हैं कि हमारे तबीबों ने पहले भी इम्यूनिटी को पहचाना और उस पर बातें की, और तो ये इब्न रुश्द ने का नज़रिया है। उसके बाद जुरजानी, इस्माइल जुरजानी, वो कहते हैं कि हवाए तर से ज़्यादा वबा होती है बनिस्बत हवाए खुश्क के, लेकिन जो बीमारी इससे होती है वो निहायत गर्म और तेज़ होती है, या जल्द हलाक कर देती है या जल्द ज़ायल हो जाती है। मतलब ये कि एक हवाए तर से भी बीमारियां होती हैं, बहुत होती हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हवाए खुश्क से बनिस्बत कम होती हैं। मगर यह है कि हवाए खुश्क से जो उन्होंने कहा कि उससे जो होती हैं वो या तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी या तो जल्दी मरीज़ को हलाक कर देंगे, बिल्कुल एक्यूट कंडीशन जैसी बीमारी होगी। अब ये ऑब्जेक्ट से हमारे कि हम करना क्या चाहते हैं इसमें। हमारा मकसद ये है कि जो हमारा एक यूनानी जो ग्लोबल मेडिसिन है, और हमने बताया अभी आपको कि इसमें जो है हर ज़माने में और हर खित्ते में इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, और वहाँ के तबीबों ने, अतिबा ने और यूनानी फिजिशियंस ने, तो वो लोग क्या किए हैं उन चीज़ों को हमें ढूंढना, उसे जमा करना और नॉलेज को अपडेट करना, और क्या करना है कि जो एक्सपीरियंस है यूनानी फिजिशियन के वबा के ताल्लुक से उन सबको हमें जमा करना। एक तो ये, दूसरा ये कि पोटेंशियल और रेशनल एंड सेफ अल्टरनेटिव जो है दुनिया के सामने पेश करना, ताकि वबा को आइंदा इस तरह की बीमारियों को किस तरह से डील कर सकें, उसके लिए हमें कोशिश करनी। और तीसरा यह है कि अंडरस्टैंड एक्सेस द करंट स्ट्रेटेजीज ऑफ यूनानी इंस्टीट्यूट ऑफ अगेंस्ट वबा। अब ये देखना हमें इसमें कि जो हालिया वबा है, इस वक्त वबाई बीमारी है जो कोविड-19 है, इस पर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने क्या किया, उनकी क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या लाहे अमल उन्होंने तैयार किया है मुस्तकबिल के लिए, किस तरह से इस वबा में क्या करना चाहते हैं। अभी इसमें इन्होंने क्या किया, क्या उनके हिदायत हैं इस पर, क्या उन्होंने नुस्खे दिए अपने मरीजों को, और क्या उन्होंने हिदायत दी उससे प्रिकॉशन के, वो सब चीज़ें हम इसको जमा करने की कोशिश करेंगे। इसमें मेथोडोलॉजी क्या होगा, हम कैसे उसको करेंगे कि हम जो है इसमें जो लाइब्रेरीज हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा इसमें, क्योंकि हमें जो लिटरेचर्स हैं वहीं से मिल पाएंगे। तो हम लाइब्रेरी जो है फिजिकली भी जा सकेंगे, और जहाँ नहीं जा सकते तो वहाँ हम कोशिश करेंगे कि ईमेल के थ्रू से उनकी कोई चीज़ वहाँ से हम अवेलेबल एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, और वरना तो फिजिकली जाने का वो है। और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ भी हम जाएंगे, जैसे कि अलीगढ़ है, NIM है, हैदराबाद है, और भी जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी जाने की, वहाँ से हम चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। जो मटेरियल हम इसमें हमारे लिए बुक्स जो होते हैं, हमारे क्लासिकल बुक्स, यूनानी सिस्टम की जो बुक्स हैं वो हम देखेंगे। रिसर्च पेपर्स हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उससे हम मदद लेंगे इसमें, उसको जमा करेंगे। और जर्नल्स हैं पब्लिश जो हुए हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनको देखेंगे उनमें क्या वबा के ताल्लुक से कहा गया, उनको जमा करने की कोशिश करेंगे। इंसाइक्लोपीडिया से हेल्प लेंगे, और एपिडेमियोलॉजिकल जो रिपोर्ट्स हैं वो उससे हम हेल्प लेंगे। इसमें जो हम लाइब्रेरी जाएंगे, इसमें मेथड्स के तौर पर कि लाइब्रेरी जाना है उससे, और जो हमने जगह का इंतखाब किया है, इसमें कबीरुद्दीन सेंट्रल लाइब्रेरी GTCH पटना, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी अजमल खान तिबिया कॉलेज, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी MU अलीगढ़, सेंट्रल लाइब्रेरी NM बेंगलोर, और इब्न सीना एकेडमी अलीगढ़।
इन मकामात पर हम जाएंगे और वहाँ जाकर देखेंगे कि क्या चीज़ें हमें सपोर्ट पर मिल सकती है इस पर, और वो करना। और हमारे प्लेस ऑफ स्टडी ये गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना है। टाइम और ड्यूरेशन 12 मंथ से लेकर 18 मंथ्स है। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इसमें हमने बता दिया, जैसे कि हमें कहाँ से डेटा जमा करना है। इसमें जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत सपोर्ट करेगा हमारे लिए, जो हमने ऊपर मेंशन कर दिया। जो यूनानी कॉलेजेस हैं, इस वक्त 46 कॉलेजेस हमारे हैं, उनसे हम डेटा मांगेंगे इस वबा के ताल्लुक से, और या उनके नुस्खे हैं या कुछ भी किया उन्होंने, तो उन चीज़ों को हम जमा करने की कोशिश करेंगे। और रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, जैसे उनसे हम जो भी उनकी खिदमत हैं इस पर, उनको हम जमा करेंगे। और ख़ासतौर से जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, CCRM है, या बुश है, या डायरेक्टरीज होती हैं हर स्टेट की, या आयुष सोसाइटी है, उससे हम हेल्प लेंगे इस पर, और वहाँ की चीज़ें हम जमा करने की कोशिश करेंगे। और ताकि फिर जो है उन सबको जमा करके फिर हम एनालिसिस करेंगे डेटा का, क्या चीज़ें हमारे लिए मुफीद हो सकती है मुस्तकबिल में, वो चीज़ें हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो बेसिकली ये रिसर्च है, ये बेसिक लिटरेरी रिसर्च है हमारा। इसमें हमें जो है कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमें एथिकल क्लियरेंस की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई हमने अप्लाई नहीं किया उसके लिए। ये हमारी रेफरेंस है, जो हमने चीज़ें दी है उसमें, उसका रेफरेंस। आगे बढ़िए, थैंक यू। आगे 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 क्लिक कीजिए कीजिए। अब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं और सजेशंस हैं, उसका वेलकम है। मैं इस काम को करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से तवक्कुर रखता हूँ कि आप हमारी ज़रूर हेल्प करेंगे। इसमें जो कमियाँ रह गई हैं उसको सुधारना भी है। तो हम इस उम्मीद पर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी चीज़ें इसमें होना चाहिए, आप ज़रूर खुल के इसमें अपनी राय का इजहार करें। जी 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 हाँ हाँ मतलब कहीं इस तरह का मेंशन है या मतलब आपकी अपनी तरफ से काम बनाए गए? स्लाइड का नंबर आपको याद है? स्लाइड नंबर 8 का। इसमें शायद हो नहीं पाएगा क्योंकि हाँ, वो मैंने मेंशन अपनी तरफ से नहीं किया है, मैंने बताया। असल में ये काम नहीं, अच्छा वो करिए तो। जी 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 ये मैंने बताया था वहाँ पर। ये कामिल सनाम है, बिल्कुल इसी तरह से। मेरी तकसीम नहीं है। और ये हवाला भी दिया हुआ 12 नंबर उस पर जी। जो आपने शामिल किया एंडेमिक और एपिडेमिक, क्या एंडेमिक और एपिडेमिक दोनों अमराज बल्दिया में शामिल होगा? हाँ बिल्कुल। सिर्फ हम एंडेमिक को शामिल करेंगे अमराज बल्दिया? देखिए ऐसा है ना कि हमारे पास कोई टर्म तो और दूसरा है नहीं, एंडेमिक और पेंडेमिक का हम लोगों को समझा सकते हैं ना कम से कम कि हमारे यहाँ ये चीज़ है। एंडेमिक ज़्यादा है ना, और एपिडेमिक भी आएगा उसमें, क्योंकि लेकिन तो एंडेमिक और पेंडेमिक दोनों एक दूसरे का डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे की जिद है। देखिए एंडेमिक का डेफिनेशन क्या है, मैंने बताया था कि जब एक्सेस हो जाए, जो आप सोच रहे हैं किसी इलाके में जो बीमारी हो, तो एंडेमिक भी जो होता है ना, तो वो बॉर्डर को जो है इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता। आपका जैसे हिंदुस्तान में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, कहीं भी हो गया, तो मेरे ख्याल से अमराज बलादिया उसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ इस पर कि एंडेमिक ज्यादा वो, सॉरी एपिडेमिक का मैंने वो किया। जी सर, एंडेमिक है कि इसमें उसका कोई वो नहीं है, मतलब एक होता है कि ना इरेगुलर, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, उसका कोई वो नहीं रहता है। पार्टिकुलर एरिया का जैसे स्टेट, हाँ ये भी रहता है। स्टेट पटना में खड़ा तो एंडेमिक होगा, या फिर पटना से पेरिफेरल में इसका आ गया, जैसे आपका हाँ वो भी बाढ़ आ गया। जी जी एडमिशन कोई भी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर एरिया हो उसको बोला जाता है।
एक पटना में सिर्फ कोई डिजीज फैल रही है एंडेमिक हो गई है एपिडेमिक। अगर एक नॉन एंडेमिक जो इमरजेंसी आप एंडेमिक बोल रहे हैं। एंडेमिक पैंडेमिक बाद में हो सकती है, जब पहले एंडेमिक स्टार्ट किसी एक छोटे से एरिया में अगर है सर वो एंडेमिक है, और एक लार्ज पॉपुलेशन में है तो वो एपिडेमिक हो गया, और किसी कंट्री वाइड अगर है तो वो एंडेमिक है। कोई करेक्ट करेगा इसको? इसमें कोई अगर एक डिजीज अगर किसी इलाके में है और वो एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी के साथ हो रही है तो वो एंडेमिक है। अगर वही डिजीज अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, भले वो उसी एरिया की डिजीज तो पेंडेमिक में आ जाएगी, अगर लार्ज एरिया को एक्सपेंड कर रही है। वन मोर ट्राई, लगभग करीब पहुंच गया आप। यस सर, एपिडेमिक कहते हैं पर्टिकुलर टाइम पे होता है और एंडेमिक एक एरिया में होता है। नहीं, आप लोग एपिडेमिक पेंडेमिक को एंडेमिक में घुसेड़ दे रहे हो, गलत है। एंडेमिक इज अ कांस्टेंट परसेंट ऑफ डिजीज, लगातार कंटीन्यूअस अगर बार-बार रिपीट हो रहा है। कांस्टेंट परसेंट ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एंडेमिक, एंड पेंडेमिक इज अनएक्सपेक्टेड अकरेंस। अगर पिछले साल एक हुआ, इस साल दो हो गया तो पेंडेमिक होगा बाय डेफिनेशन। एपिडेमिक होगा बाय डेफिनेशन। यूके में अगर एक कोरोना का केस होता है पेंडेमिक डिक्लेयर हो जाता है। क्यों? पिछले साल एक भी नहीं हुआ, तो बाय डेफिनेशन एपिडेमिक फिर से एक बार, एंडेमिक इज अ कांस्टेंट परसेंट ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन जो अभी पब्लिक आपको कंसर्न नहीं बनी है। जैसे मलेरिया है, कालाजार, सब कहीं पे कालाजार अपने एंडेमिक है बिहार। ठीक है, एपिडेमिक क्या है? अनएक्सपेक्टेड अकरेंस ऑफ द डिजीज इन रिस्पेक्ट टू द लास्ट ईयर, द लास्ट सीजन, या जो उसका पैटर्न है। बाय डेफिनेशन पिछले साल बताया जैसे कि 5 केस आए, इस साल 6 जो एपिडेमिक हो जाए कंफाइंड एरिया। अब पेंडेमिक एपिडेमिक का एक थोड़ा वाइड ज्योग्राफिकल होना है, समझा? कि वो अगर बियॉन्ड द बाउंड्रीज हो तब वो पेंडेमिक हो जाए। पेंडेमिक में सर ये भी एक सर एक स्पेसिफिक एरिया है कि इसी एरिया में होता है पेंडेमिक कांस्टेंट पैटर्न, लेकिन अभी तक वो इस लेवल पे नहीं आया, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कंट्रोल्ड वे में होता है। तो जैसे इसमें क्या ये दोनों जी। एपिडेमिक और एपिडेमिक ये दोनों अपराध बल्कि में शामिल किया जा सकता है कि इसमें बेसिकली इनको एपिडेमिक और पेंडेमिक जोड़ना चाहिए। पेंडेमिक तो सर फिर वो बाहर हो जाएगा ना सर। नहीं, गलत जो है ना, गलत का मतलब शहर होता है, सिटी सिटी से। ठीक है, तभी नोट सही होगा। मुझे दूसरा गलत एक शहर हो गया, तो एंडेमिक एक शहर में भी हो सकता है, एक स्टेट में भी हो सकता है, एक कंट्री में भी हो सकता है। और एपिडेमिक जो है प्रेजेंस, लेकिन आपके उससे जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गई, जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गई, नोटिफाइबल होगी, तब एपिडेमिक कहलाता है। अभी कालाजार है आपके यहाँ, कहीं सुना है क्या? एपिडेमिक कभी-कभी एंडेमिक एपिडेमिक में कन्वर्ट हो जाता है। वो कांस्टेंट परसेंट था, किसी वजह से सीजन आ गया, लोग थोड़े से उनकी इस्तेदाद बढ़ गई या कोई और वजह। देखिए कभी-कभी आपको मलेरिया एपिडेमिक हो जाता है। क्यों? बाढ़ आया, उस एरिया में पानी का स्टैग्नेशन हुआ और उससे बढ़ गया ज्यादा, तो कहते हैं मलेरिया का एपिडेमिक आ गया। एंडेमिक में भी कन्वर्ट इनटू एपिडेमिक। अब राधे बलदिया को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? उसमें ये कहा है ना कि अभी हम एंडेमिक पेंडेमिक नहीं जा रहे हैं। हाँ बोलिए। अब सिर्फ अमराज बलदिया की बात करें, हाँ ठीक है ना, उसके इंग्लिश सिनोनिम्स क्या है उस पर हम नहीं जाकर के अमराज बलदिया को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। अमराज बलदिया नहीं, देखिए ये अगर इसके इसमें बात कर रहे हैं आप, इसके कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अमराज बलदिया तो आपको यानी वही मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो अगर इनकी बात आप चाह रहे हैं जो किताब में किताब वाली चाह रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि ये अगर बीमारी किसी शहर में हो और दूसरे में न हो, समझ रहे हैं, तो वो अमराज बलदिया, बस इतना सा लफ्ज़। वो शहर की खास बीमारी नहीं, वबा जो चल रही बात, ऊपर से अमराज वाफिदा की बात जो चली है उसी। और आप चाहें तो वहां से फिर देख सकते हो, ये कामिलुसना, एक मिनट शायद हो मेरे पास, शायद होगी। पब्लिक कंसर्न बन जाए, एक घर में ना होगी, आम लोगों में हो जाए, तो वो वबा उसको कहते हैं। अब वो एक शहर में अगर मौजूद हो तो बलदिया, तो अमराज बलदिया की टर्मिनोलॉजी ये होता है। नहीं, असल में ये कामिलुसना की बात है। एपिडेमिक है दिल्ली एरिया खास से, लेकिन कुछ खास सीजन में एपिडेमिक हो जाता है। जैसे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, देखिए मैं सुना रहा हूँ आपको, अभी जो आउटब्रेक जब भी वर्ड होता है वो एपिडेमिक के लिए, और जो अमराज इन अमराज से ऐसे हो कि बाद शहर के आदमी उसमें गिरफ्तार हो और बाद शहर के उसकी खुशियात न हो, अमराज बलदिया नाम रखते हैं। उन्होंने एरिया महदूद कर दिया। ये कामिलुसना से मैंने आपको सुना। इसीलिए तो फिर स्ट्रेटजी थी ना कि आप शहर को छोड़ के ना जाए और उस शहर में दाखिल ना हो।
सबसे ज्यादा अगर वबा आई है तो वो आया पुश्तून दुनिया में और जी सर। फलस्तीन में। जी फलस्तीन जो भी आप देख रहे हैं कई बार उभर गया ये शहर। अफसलम के दौर में, खास कर हजरत उमर फारूक के दौर में, जो वहाँ सहाबा के इंचार्ज थे, वो रोमन की भी बात की थी मलेरिया की, वो भी वहीं का हुआ। उनको कहा कि आप ऊंचाई पे चले जाएं, जितने लोग पहाड़ पे गए वो बच गए, बाकी सब मर गए। ताउन अमवास पर इसमें काफी तफसील हुआ है इस पर, लेकिन वो चूंकि सारी चीजें यहाँ पर हमने जमा नहीं की है। अच्छा, ब्लैक डेथ क्यों कहते हैं ब्लैक डेथ? ब्लैक डेथ की जो वजह मिली सर, अब पता नहीं इसमें एक तो ये कहा गया कि काली मौत, यानी बहुत ज्यादा इसमें मौतें हुई। एक तो रीजन इसका ये बताया गया है, और दूसरा इसमें ये बताया गया कि इसमें गैंग्रीन डेवलप हो जाती है, तो इसकी ये कुछ जी जी। और कहीं कि किसी ने ये भी लिखा कि जो बहरे हमर, वो बहरुल कौन सा है वो, ब्लैक सी, वहां से लेकर कुस्तुनतनिया के दरमियान से ये फैली थी, उसका भी एक रीजन बताया इसमें। अच्छा, इसका कोई कोरिलेशन है ब्लैक डेथ का अभी के कोविड-19 से? ब्लैक फंगस का क्या ब्लैक डेथ ओरिजिन वाइज बताइए। ओरिजिन वाइज? ओरिजिन तो सर ये चाइना से हुई है ये। यस जी। ओरिजिन एक असल में था, किपचाक मंगोल था, किपचाक खान, तो वो इन्वेड कर रहा था इटली को। इटली में एक कफ्फा करके उसका ट्रेड रूट था, तो उसको कहा जाता है कि उनकी आर्मी की ब्लैक डेथ चाइना से शुरू हुआ और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ मिलान में, इटली का शहर है वो। और आपने देखा होगा सबसे पहले इटली का प्राइम मिनिस्टर ही हुआ था इसमें कोविड-19 में, इसलिए वो लोग यूरोप वाले ज्यादा खौफ लगाते हैं कि चाइना की प्लानिंग फिर तो नहीं यूरोप को तबाह करने। अब हुआ भी वही। जी बाद में वही यूरोपियन जी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, अब चाइना और उसके साथ के लोग दूसरे को। इसलिए इसको कहा जाता था कि चाइनीज जो मंगोल शासक थे उस वक्त, उनकी आर्मी थी। बताएं इस पे आपने कुछ एक नंबर पे असल में वो ना चल नहीं रहा, इसलिए वो सिर्फ इसमें जो यूनानी अप्रोच इन वबा है, जी सर। आपने स्पेसिफाइड किया है कि ये मतलब पार्टिकुलर वबा या ये पार्टिकुलर डिजीज लेना है, या अभी तक जितने हुए हैं सबको इसमें? सर हमने पहले तो यही सोचा था कि कोई पार्टिकुलर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़ जाएगा नहीं तो। लेकिन हमारे जो गाइड हैं तनवीर सर खासतौर से, उन्होंने कहा कि अभी चूँकि हम पहली बार करने जा रहे हैं सिस्टम, पता नहीं कहाँ से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, चीज़ें तो ये बात आती हैं। हमें अब कोई खास ले लिया हमने और उसमें मिल नहीं पाई चीज़ें, तो कोई परेशानी हो जाएगी। अभी हम जमा कर रहे हैं इसको, हो सकता है कि आइंदा कोई जो है किसी एक खास पर फिर अगला काम हो जाए। तो अभी हम जो है सबको भी नहीं, बल्कि खासतौर से यूनानी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जिसका जिक्र आता है, जिससे ताउन का जिक्र आता है, चचक का जिक्र आता है ना, खसरा का जिक्र आता है, तो इन चीज़ों में क्या क्या किया अतिबा ने, पहले हम उसको जमा करेंगे और कोविड-19 को भी लेंगे, क्योंकि ये करंट चीज़ें चल रही हैं, तो हम इन चीज़ पर काम। वैसे तो वबाएं बहुत सी हैं, सबको हम नहीं कर सकते, हम खास ही रखेंगे एक तरह से, लेकिन ये चीज़ें यूनान के कम से कम टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें हैं वो तो हम लाएंगे ही लाएंगे कम से कम। आप लोग सजेशन दे सकते हैं, खासतौर से यहाँ इसको करने का मकसद ही मेरा यही है। एपिडेमिक पेंडेमिक का जिक्र किया जाए नहीं किया जाए।
जो मन में है बोलिए जरूर, इससे ही ब्रेन टॉपिक ओपन लग रहा होगा। है कि वेब टॉपिक है, कोई स्पेसिफिक स्पेसिफाइड नहीं होगा। जी सर। मतलब यूनानी अप्रोच इन वबा मतलब इसमें थोड़ा सा वेब टाइप का लग रहा है जी कि सर। आप कितने टॉपिक्स को लेंगे, जी सर। कितने को नहीं लेंगे। आमतौर से यूनानी बुक, चूंकि यूनानी है ना सर, तो चूंकि यूनानी बुक में जो खासतौर से मिलती है वो हम करेंगे ही करेंगे, वो हमने बताया, जैसे कि खसरा वो टाउन का खासतौर से ज़्यादा नहीं मिलता है यूनानी बुक में। यूनानी बुक में जो मिलता है कम से कम उसको हम जमा करेंगे। दो पार्ट है इसका बेसिकली। एक तो कि जैसा इसने जिक्र किया, दुनिया की लगभग हर रेस को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने सर्व किया है, तो जाहिर सी बात है कि हर खित्ते के लिए कुछ ना कुछ आंसर होगा इनके पास। जी सर। तो एक और हम इकट्ठा करेंगे कि लिटरेरी सपोर्ट क्या है, क्या जिक्र आया वबा में। ऐसा नहीं कि एकाएक हम जब पैदा हुए तो हमारे पास 2-4 केमिकल दवाएं आ गई, पहले तो लोग कुछ करते आए जी, प्रिवेंशन पर क्या किया, हम सब जैसे चीज़ें। आप इसका जिक्र करें प्लेग का, प्लेग छोड़ दीजिए, लेप्रोसी का। जी तो लेप्रोसी का की वबा आपने दिखाई है आफ्टर, मतलब कि जी, मेडावल के बाद जी जी लेकिन बिफोर क्राइस्ट जी प्लेग बहुत ज्यादा थी। जी मूवी है बेन-हर, जी देखा आप लोगों ने? बेन-हर मूवी सिर्फ उसी पे बनी ही है कि उस दौर में जो कोड हो गया था, किस तरह से उन लोगों को केव में आइसोलेट कर दिया, फिर क्रूसिफाई किया ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने। 11 ऑस्कर अवार्ड है, टाइटैनिक से पहले उसी को सबसे ज्यादा मिला। बहुत अच्छी मूवी है बेन-हर, उस पे देख सकते हैं आप लोग। एक तो हम तो वो इकट्ठा करेंगे कि हमारे टेक्स्ट में इसका जिक्र क्या है। अब दूसरा एक मोटिव है रिसर्च का कि कभी ये 40, 50, 100 साल में हमारे इंस्टीट्यूट्स, हमारी गवर्निंग बॉडीज का क्या मोटिव है, ताकि हम एक पिक्चर भी तो लाएं कि हम कर क्या रहे थे। अभी जैसे उनका जो दुशांता आया, वो दुशांता के बारे में मैंने इंक्वायरी शुरू करी तो कोई लिटरेरी सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि मैंने कहा दुशांता सीसीआरएम ने एडवोकेट किया ना, जी जी तो सीसीआरएम के ऑफिस तक मैंने कॉल किया कि इसका लिंक दीजिए, कहाँ से आपने लिया। जी एक ने कहा कि पाकिस्तान में कोई बुक छपी, शायद उसमें जिक्र है इसका। तो मिनिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी छाप दी जाती, जल्दी जल्दी में ये बाद में देखा जाएगा एडवाइजरी। तो इसका मोटिव है कि सबको यकजा कर लेने के लिए, ताकि उस पर फिर आगे फर्दर कोई रिसर्च हम लोग अलग-अलग उसमें कर सकें। इसलिए जो है स्पेसिफिक नहीं किया है। स्पेसिफिक कोई डिजीज बता दीजिए आप, उसमें देखिएगा कि फिर हम 5, 10, 20 पेज तक सबमिट होकर रहते हैं। अभी जो एक खाता है सामने, हाँ कुछ अरबिक की बुक में चले जाएं, लैटिन की बुक में चले जाएं, ग्रीक बुक में चले जाएं तो मिलेगा, ये है मामला। लेकिन अभी अवेलेबल जितनी 10-12 टॉप की बुक है उसमें कुछ किसी बुक में बहुत ज्यादा है तो 5 सफे बस, इसलिए थोड़ा सा इसको दिक्कत है, क्योंकि वबा को जब हम खोलते हैं तो कुछ मिलता नहीं ज्यादा कुछ इसमें, डिजीज वाइज देखते हैं तब मिलता है, वरना किसके तकसीम वगैरह कुछ भी नहीं मिल पाता है। इस वक्त हमने शुरू किया था तो बहुत ये इसीलिए हमने कहा कि अगर आप लोग इस पे जो कि मैंने पहले कहा सब्जेक्ट टू चेंज, जरूरी नहीं कि एकेडमिक पेंडेमिक उसमें जोड़ा ही जाए। जी और जोड़ देने से एकदम वो चीज एक अलग सी लगती है। तो सर वबा तो सर एपिडेमिक और पैंडेमिक में ही ज्यादा उसका रहता है ना, ये तो कैसे नहीं इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि हम तो कोरिलेट करेंगे उससे ना, हम तो वबा को कोरिलेट करेंगे, तो इसलिए हमें टाइटल में इस तरह का नाम देने की जरूरत नहीं है। वबा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वबा से क्या बताएंगे? वो रिलेट करेंगे ना, आप वबा को कोई टर्म नहीं दे सकते मॉडर्न में। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हर चीज को आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में आप बदल नहीं सकते उसको। आप कोरिलेट करेंगे ना, आपका टॉपिक ही वही है। जब आप करेंगे करंट स्टेटस, तो करंट स्टेटस में जो वबाई अमराज, जो एपिडेमिक या पैंडेमिक डिजीजेस, आप उसी से कोरिलेट करेंगे कि उस जमाने में क्या था, प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं, और फ्यूचर प्लानिंग भी इसमें कर सकते हैं कि उस जमाने में करते थे तो आने वाले वक्तों में अगर कोई डिजीज आती है तो क्या कर सकते हैं। वबा देने की मेरे ख्याल से टाइटल में ये एपिडेमिक और पैंडेमिक देने का कोई जरूरत नहीं। सर मैंने कहा कि इसको देने की वजह सिर्फ इतनी थी जी कि ये सर्च इंजन में आ जाए। हाँ, सर मैंने जब इस पर पैंडेमिक अगर रहेगा ना तो एक अलग से Technically, मतलब इसलिए कोविड-19 से लोग रिलेट कर लेंगे, तो उसको जब- सर्च करना जैसे आसान किसी ने है। पैंडेमिक सर्च मारा तो आपका ये भी खींच के वहां जाएगा कि ये- क्योंकि जब हमने शुरुआत की जब वबा की, तो वबा में जहाँ भी हमारे तबीबों का जो उर्दू टर्म मिलते हैं कहीं पर भी सर, तो वो एपिडेमिक से मिलते हैं। जैसे एपिडेमिक फीवर, जैसे वबाई बुखार है ना, तो वहाँ एपिडेमिक ही लफ्ज लिखा हुआ है। तो टाइटल की बात कर रहा हूं, जी सर, थीसिस की नहीं थीसिस की मैं जानने के लिए मैं आपसे जानना चाहूँ सर, क्योंकि जब भी हम देखते हैं उसमें तो एपिडेमिक के नाम से आता है, तो उसी तरफ जहन भी गया है इसमें, और वो है भी ब्रॉड मतलब ये इसमें करते हैं। बाकी तो सर नो डाउट जो वबा है वो एपिडेमिक के बारे में ही है। जी सर, मैं उस टाइटल की स्पेशली, क्योंकि टाइटल ऐसा अटपटा नहीं दिखना चाहिए। जी सर जी।
ये भी है। सर नहीं, मेरा आप मतलब जो ये- सर्च इंजन की बात कर रहे हो उस हाँ। हिसाब से तो सर वही है कि अगर हम मतलब हम वबा सर्च करेंगे तो फिर इनका टॉपिक आएगा। अगर कोई मतलब मॉडर्न का भी कोई बैठा है सर्च करने के लिए तो पैंडेमिक का क्या रोल है, यूनानी में कुछ है कि नहीं, अगर वो पैंडेमिक भी सर्च कर रहा है तो ये हमारा एक टॉपिक चला जाएगा उनके पास। यूनानी में भी एक टर्म है इसके लिए, मतलब एक इससे ऐसा कोई मतलब कोरिलेशन में है यूनानी में, वबा से आपको तो नाम देते। अगर पैंडेमिक नहीं रहेगा तो फिर लोग वबा ढूंढेंगे ही नहीं मॉडर्न से। सर वबा, एक बार मैंने खुद कोशिश की वबा ढूंढने की सर, तो उसमें अजीब सी कोई वो आया, वबा का इसमें नहीं है। एक बार मैंने खुद सर्च की शुरुआत में, जबकि वबा से कुछ मिले मुझे यूनानी, तो कोई अदारा दिखा रहा था, कोई बीमारी से कोई उसका वो था ही नहीं। और सर हमारी यूनानी में भी जितने टर्मिनोलॉजीज हैं जो उन्होंने बलदिया वगैरह सारा बताया, ये सब बहुत पहले से है, बट फिर भी इसमें- हमारे नोन में नहीं है, नोन में नहीं है। इसमें सर वबा डालने से जो आता है इसमें वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से आता है। जब हम वबा डालते हैं, वबा क्या है, तो इसमें आता है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से आता है। तो जी जी, ये 3 साल में जो तो इसलिए मैं आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा वो वही हुआ। 3 साल पढ़ेंगे किताब। उसके बाद कोई गरीबी नहीं पड़ती, किताबें मिलती नहीं। सर इसमें जो वबा हमने डाला था, जो शुरुआत में कोशिश की थी इस पर, तो इसमें आ रहा था वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ये जो है ना उसको आ जाता सब बात सही है। है। जी सर, आपने तो शायद मुझे कुछ बता सपोर्ट, दिया कि मतलब जब सर्च इंजन कोई निकालेंगे तो सर्च इंजन में आ जाए हमारा टॉपिक, चाहे उसके लिए आपका टाइटल भले ही बिगड़ जाए। नहीं सर ऐसा नहीं है। और जवाब नहीं सर, अच्छा सर, चलिए मैं आपके मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपका टॉपिक भले बिगड़ जाए लेकिन नेट पे जरूर आ जाए। सुनिए उनका जवाब। ये नहीं करिए। सर्च इंजन के खिलाफ मैं भी बोलूंगा आज। सर्च इंजन में आप जब कीवर्ड्स लिखते हैं वहां लिख दीजिएगा जी। एकेडमिक पढ़ने में, क्या दिक्कत है? ये आपका तब आएगा आपका तो हम- जब आपका पेपर पब्लिश होगा तब आपका सर्च इंजन में आएगा। उस टाइम तो आप कीवर्ड में हम एपिडेमिक पेंडेमिक डाल सकते हैं सर, जब आप पेपर एपिडेमिक और पेंडेमिक डाल सकते हैं कीवर्ड में। कीवर्ड्स नहीं होते हैं सर्च इंजन में, कीवर्ड्स इसलिए डालते हैं। जब आप अपने थीसिस का पेपर बनाएंगे तो वहाँ आप ये मॉडर्न टर्म डाल सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पेपर आएगा, आपकी थीसिस थोड़ी आएगी सर्च डालेंगे। जो पब्लिश पेपर होंगे जी। वो पेपर आते हैं, आप सर्च इंजन में डालोगे, आप किसी की थीसिस नहीं आएंगे। क्या हुआ? बाकी आप अपने गाइड से डिस्कस करिएगा। मैंने लिखे पॉइंट लिख लिया। जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो मैं उसके खिलाफ हूँ कि सर्च इंजन में नीचे डालने टॉपिक को डालने क्या जरूरत है? सर आप नहीं तो सर ये पॉइंट है कि मैं वही बता रहा हूँ। सर्च उसमें आपकी थीसिस नहीं आती है बीच में मुझे ख्याल आया मैं आपका पार्टी जो बदल पेपर पब्लिश है वो आप लिखेंगे। तो जब आप पेपर लिखिएगा वहां पे आप डाल दीजिएगा। टाइटल में डालने से थोड़ा सा टॉपिक जो है वो अटपटा लगता है। मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है। मैं आप बाकी आप अपने गाइड से डिस्कस करिएगा, गाइड से लगता है कि यही सही है तो कर लीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई खराब है। जो बेहतर हो ले लीजिए। इससे बहुत बड़ा इवेंट है नहीं। इसमें क्या ये मान लो है एपिडेमिक पैंडेमिक के बीच में अलग सा ऐसे लग रहा है। नहीं लग बिजनेस में मतलब मीनिंग में कुछ फर्क पड़ रहा है। मतलब पैंडेमिक का जब आपने सही दिया थोड़ी सा यूनानी एपिडेमिक एंड पैंडेमिक कर दिया जाए। नहीं नहीं वबा रखना है मुझे, उसी को वो करना है, उसी को मतलब नहीं सर ये एपिडेमिक पर तो बहुत काम है। इस पे हम लोग करना है, जैसे आप लोग थीसिस वगैरह लिखते हैं ना सिनॉप्सिस, तो देखिए अक्सर यूनानी जो टर्म है उसका इंग्लिश लिखिए जो भी को लिटरेचर जो समझ सकते हैं। बस वो अक्सर आप हाँ वो लिटरेचर का भी उर्दू ब्रैकेट। एक्शन नीचे अफाल, ये किसको बता एक्शन अफाल फाल ये सब करने के लिए इससे बचना चाहिए एक्सेसिव, या तो पूरी उर्दू में लिख दीजिए, क्या जाता है उर्दू में थीसिस लिखने का है, लिखना चाहिए बुनियाद वाले खास के जरूर लिख सकते हैं। यहाँ परमिशन है जीटीसीएस में। जीटीसीएस के पास अपना कोई रूल नहीं है, इसलिए कर नहीं सकते। हम लोग तो सब हायर करके दूसरे से फोस्टर कर रहे हैं, तो ये इसलिए तो ज्यादा आसान होगा। इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन में ना बड़ी परेशानी हो जाएगी। एक तो हमारे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिटरेचर अवेलेबल है, जो भी है उर्दू में, उसको ट्रांसलेट करना वो एग्जैक्टली ट्रांसलेट हो नहीं पाती बहुत सारी चीजें। थोड़ा दिक्कत हो जाए। कौन कह रहा है तबीयत को इंग्लिश में लिखते हैं, तबीयत लिखनी। आखिरकार जो ये चीजें उर्दू में आई है, उर्दू में कोई एक बुक कोई कॉन्सेप्ट उतरा है यूनानी का क्या? कोई एक भी नाजिल हुआ हो, एक पारा भी? ये तो मेन तो अरबी को परेशान से ही आया है। नहीं ज्यादातर जो हमारे पास जो लिटरेचर्स है आपके पास अरबी में पहुंची है, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ वहाँ यूनान, ग्रीक और रोमन है।
जी वो कंसेप्ट है, लेकिन जो मोस्ट इसका जो पार्ट डेवलपमेंट किया है वो तो अरब ने किया ना, जो बुक्स लिखी अगर बेसिक फाउंडेशन अरब का नहीं वो है। अलग चीज़ है, आप लिख सकते हैं उर्दू में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि इस टाइम जब आप पेपर लिखेंगे ना, आप थीसिस लिखना तो आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब आप पेपर लिखेंगे तो आपको फिर ट्रांसलेट करना है। तो वही से करना होगा। नहीं 2 पेज नहीं करना, वो तो पेपर में तो पूरी थीसिस का निचोड़ होता है। पेपर में फिर बहुत सारे इसके अननेसेसरी ट्रांसलेशन से बचे। अच्छा जो थीसिस है जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की, क्या वो ऑनलाइन एक्सेसिबल हो सकता है? है एक कहीं NIM की लगभग 50 थीसिस ऑनलाइन है। हर डिपार्टमेंट की मेरे पास 5-5 10 डाउनलोडेड है। साइंसेस पर आप जाइएगा तो वहाँ MUHS की थीसिस दुनिया की जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन कर देती है थीसिस को। NIM ने उसी बैठ जाइए आप, उसमें वजह क्या है पता है, जब आप जैसे मान लिया नेट कैसे पकड़ता है आपके वर्ड को, आपने लिखा ना वर्ड, इसको कॉपी किया उसने और सर्च इंजन पे डाल देता है, जिसको प्लेगरिज्म चेक सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो वो क्या देखता है, UNANI। अब UNANI जहां भी लिखा होगा उसको खींच के ले आएगा। आपके इस 3 लाइन में वो 25 प्लेगरिज्म दिखा देगा, जहां भी यूनानी यूज हुआ है। अब इस प्लेगरिज्म की एक्यूरेसी नहीं है, आपने खुद भी अपने डिपार्टमेंट के नाम में कहीं लिख दिया, अपना वो भी लिया, आपने यहाँ से लिया, तो फिर उसको समझाना पड़ता है कि भाई ये चोरी नहीं है, ये हम ही है वहाँ पे, ये इससे जुड़ी कोई चीज ये भी होता है। दूसरी लैंग्वेज तो एक पेपर में आपके कम से कम 150 प्लेगरिज्म डाल देगा वो चेक करने के बाद। अब आपको एक-एक करके जवाब देना पड़ता है। सर, इस तरह से जो हटा देते हैं सारा थीसिस में जो लिखा है पेपर में, अब वहां से उठा के डाल दिया कि आपने इस थीसिस से लिया। आप समझाइए, कंप्यूटर तो नहीं जानता आप इसका, आप समझाइए कि भाई मेरा ही है, ये मेरे साथ के लोगों का है, तो वो लेवल पे बात है, इसलिए हटा देने को। लेकिन अभी 50 के आसपास केसेस है। हमारी इंशाल्लाह होगी, हमारी